फ्रेंड्स नमस्ते। पिछले दो सेशन में हमने यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट की तरफ से क्या उम्मीद रखती है यूपीएससी, वो हमने देखा था। और उससे एक सेशन इसमें लिखा था कि हमने कि आंसर राइटिंग के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने कंसिडर करने चाहिए। अभी उसके बाद मैंने जैसे कि 19 सेशन में बताया था कि जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम एक बार थ्रोली पढ़ लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो उसी का ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम देख रहे हैं कि जो यूपीएससी में जो GS1 का जो पेपर है मेंस का, उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है और साथ ही 10 मार्कर है, उनको हम आज देखेंगे। और उसके बाद अगले सेशन में फिर 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन GS1 के देखेंगे। और ये दोनों सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों को जो एक सैंपल आंसर होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे भी मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है उतना देखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और मुझे आपको जेन्युइनली जो चीजें मुझे समझ में आई है वो आप लोगों को बतानी है। और आप लोगों से उस जो देखो, सब लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग या फिर एग्जाम हॉल में जो भी गलतियां होती है उनको अवॉइड करने के लिए हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये चीजें मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों के ऊपर कोई इम्प्रेशन जमाना है ऐसा मेरा कोई टारगेट है नहीं। बस जो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेरी करते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, तो सबके लिए एक साथ में सिर्फ एक दिन में 2 मिनट या 5 मिनट आधा घंटा बात करने के बाद किसी को पूरा का पूरा सक्सेस तक कोई भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो भी नीडी स्टूडेंट है, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है और जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कराने की जरूरत है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसमें आप लोग ये ना समझे कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई अलग तरीका, अलग स्ट्रेटेजी या फिर कोई अलग इम्प्रेसिव वीडियो बना के डालूं। मुझे आप लोगों को कोई भी गलत तरीके से आप लोगों को मुझे लीड नहीं देना है। इसीलिए मैं जो भी मेरे तरफ से बेस्ट बनता है, सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग उसको जितना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतने इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोग इसको सीरियसली लीजिए और हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करें। साथ ही मेरे लाइव सेशन भी रहेंगे, तो उन सेशन के लिए भी जब जब लाइव सेशन रहेंगे उनके लिए जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसमें मैं अपडेट देता रहूँगा। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप वो लाइव सेशन के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उससे क्या है कि वहाँ पे मैं जो भी गूगल मीट या भी जिस मीडिया से मैं लाइव सेशन करूँगा और स्टूडेंट्स के पर्सनली डाउट क्लियर कराऊंगा, वो लिंक वहाँ पे रहेगी। तो आप लोगों को जिनको लाइव सेशन से भी जुड़ना है वो उस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1, ये पहला पार्ट है। और उसके बाद जीएस पेपर 2 रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हुए हैं और उनको हम कैसे समझे, उसका आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब चीजें हम आज समझते हैं। नमस्ते। हमने जैसे पिछले सेशन में यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद के सेशन में हमने यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग स्किल है इसको कैसे इंप्रूव करें उस पर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे हम आज जो है क्वेश्चंस को कैसे समझें और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करें, इस आधार पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया था आपको कि GS1 से लेकर GS4 तक के जो क्वेश्चंस है उनको कम से कम एक बार पढ़ तो लेंगे, कि समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर की जो बात होती है, आइडियल आंसर मैं कोशिश करूंगा आपको सेशन के आखिरी में या फिर ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद आखिरी में वो एक बार आपको गो थ्रू करवा दूंगा, जो आइडियल आंसर यानी कि किस तरह से आंसर होना चाहिए हर क्वेश्चन का, उसके बारे में। तो आप तब तक जुड़े रहिए। आज हम सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2023 की जो GS पेपर 1 है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें देखो यहाँ पे निर्धारित समय 3 घंटे है और अंक भी 250 है।
ठीक है। यहाँ पे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होती है। उनमें से पहली इंस्ट्रक्शन है कि 20 प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हमें देखनी है वो ये है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 का प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो है उनके आंसर 150 वर्ड्स में देना है और 11 to 20 का आंसर हमें 250 वर्ड्स में देना है। यहाँ पे ये जो 150 वर्ड्स है उनके लिए 10 मार्क्स वहाँ पे रखे गए हैं और 250 वर्ड के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स रखे गए हैं। इस तरह से 10 क्वेश्चंस विद 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चंस विद 15 मार्क्स। तो चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का जो लेयर है वो कैसा रहता है। ये अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस है और क्वेश्चन जो है जैसे उन्होंने बोला है कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एंशिएंट इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से भूमिका निभा रहे थे उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे ही इस विषय पे आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ साल पहले निबंध आया था कि भौगोलिक कारक जो होते हैं वो इतिहास रचने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इस आधार पर निबंध भी आया था और वही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो फैक्टर्स है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वो क्या भूमिका अदा करते हैं इतिहास रचने के लिए। तो हमें आज की तारीख में भी हम मानव सभ्यता की अगर बात करें तो उसको अगर कहीं पे सेटलमेंट करना है तो उसके लिए जो 4 बेसिक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, खाना, पानी, निवास और सुरक्षा, ठीक है। तो प्राचीन भारत में भी जो हमारे वहाँ पे जो भी सिविलाइजेशन रही तो ये 4 चीज़ों की ज़रूरतें जहाँ पूरी हुई वहीं पे उन्होंने किया और ये 4 चीज़ों की ज़रूरतें पूरी करने वाले जो भी भौगोलिक कारक है वहीं पे जो सेटलमेंट है वो सेंट्रलाइज हुई है। तो हम जब भी उसके आइडियल आंसर देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में तो बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे खाना की बात है तो जो गंगा मैदान है, गंगा का जो मैदान है, सिंधु का मैदान है, वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, इसलिए वो एक पहला फैक्टर है, गंगा मैदान और रिवर बेसिन, ठीक है। सेकंड पानी, तो नदियाँ है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है, उसके बाद बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो दूसरा फैक्टर रहा। वहीं पे जो संस्कृतियाँ हैं पनपी हुई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन चाहे या फिर वैदिक सिविलाइजेशन चाहे या फिर उसके बाद जो भी आने वाले किंगडम्स है वो इन्हीं 2 चीज़ों के लिए यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। तो तीसरा उनका रेसिडेंस के लिए उनको एक सुरक्षित लोकेशन चाहिए, ज्योग्राफिकली सेफ हो, पहाड़ियाँ है, ऊंचे पर्वत है और दूर दराज तक खुला हुआ मैदान है। इस तरह से उन्होंने लोकेशन देखी और उसके बाद सेफ्टी। तो हमारे यहाँ पे एक तो हिमालय पर्वत है, उसने एक नेचुरल सिक्योरिटी का रोल अदा किया है। उसके बाद है हमारा डेजर्ट, उसने भी एक तरह से बैरियर की तरह काम किया है और वेस्टर्न घाट है और उसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट्री वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी है। इन्हीं कारण हमारा जो प्राचीन भारत जो है वो पनपा है। उसके लिए आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके जो भी सिटीज़ हम आज देखते हैं वो सब सिंधु नदी के किनारे ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो भी वैदिक संस्कृति का जो भी महाजनपद या फिर गौतम बुद्ध और महावीर जैन के समय पे जो सेकंड सिविलाइजेशन हुआ था उसके लिए ये गंगा नदी जो है
यमुना और गंगा दोनों का संगम और उसके बाद का गंगा नदी के आसपास वाला जो इलाका है वो उसके लिए ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह काम किया है। इस तरह से हम दोनों जो सिविलाइजेशन है, फर्स्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, सेकंड सिविलाइजेशन वैदिक के बाद में महाजनपद करके जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, ये दोनों लोकेशन के बारे में हम एक एग्जांपल देके इस एक आंसर को हम अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ये मॉडर्न इंडिया पे है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में एक शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में देख लेते। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनलिज्म के प्रति दोनों की सोच जो थे उनमें अंतर क्या था, ठीक है। यहाँ पे ये हमें लिखना है। तो महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति क्या था अप्रोच और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या था अप्रोच। उसके बाद महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद के प्रति क्या अप्रोच था और रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद के प्रति क्या अप्रोच था। ये चीज़ें हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा ये लिखना पड़ेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी तो जागरण का युग था, प्रबोधन का समय था, उस समय के विचारवंत है, एजुकेशनलिस्ट है और एक राष्ट्रवादी है। और दूसरे महात्मा गांधी जो थे उनका दौर अलग था। जब इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जिस इरा में प्रबोधन शुरू किया था और उसके साथ राजा राम मोहन राय वगैरह, इनके समय में जो भी चीज़ें डेवलप हुई इसी का आगे का जो अंतिम कार्य महात्मा गांधी के हाथों हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन दोनों का पीरियड अलग अलग है। इस वजह से इनकी सोच जो है शिक्षा और राष्ट्रवाद के लिए उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपनी सोच रखी है। तो यही यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। दोनों का जो समय था इतिहास में वो अलग अलग जगह पे इनका समय और उस समय की जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने विचार रखे हुए हैं। उसके बाद फिर शिक्षा के बारे में विचार पहले गांधी का, दूसरा टैगोर जी का। उसके बारे में राष्ट्रवाद के प्रति विचार पहले गांधी जी का, फिर टैगोर जी का। इस तरह से दोनों के अंतर हमें यहाँ पे लिखने हैं। आइडियल आंसर मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। ये हम 10 मार्कर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 10 मार्कर मीन्स 150 शब्दों में और ये देखो 10 अंक है। तो थर्ड क्वेश्चन है विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाली सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए, ठीक है। यहाँ के इंग्लिश में क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड के बारे में पूछा, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ उसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ दुनिया में, एक तो सोशियो, दूसरा इकोनॉमिक, ठीक है। हमें दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रेलवे इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि रेलवे का आगमन कब हुआ, ठीक है, किस पीरियड में हुआ, उसका सेंचुरीज वगैरह थोड़ा लिख देंगे। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जो भी है। मिड ऑफ 19th सेंचुरी में इंडिया में रेलवे आई थी। उसके बाद दुनिया में काफ़ी जगह पे 20th सेंचुरी तक भी उसका डेवलपमेंट चालू रहा। तो उसका आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था, मोटिव था, वो था आर्थिक, ठीक है। और आर्थिक परिस्थितियाँ बदलते बदलते सामाजिक में भी परिवर्तन हुआ है। तो हम रेलवे के आगमन का एक सेंटेंस इंट्रोडक्शन में लिख देंगे किस पीरियड में हुआ और उसने किस मकसद से रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन उसका हुआ। और उसका समरी हम लिख देंगे यहाँ पे कि किस किस एरिया में उन्होंने अपना पैर जमाया, जैसे ट्रेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इन दोनों के कारण जो है सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन में 3 लाइन आ जाएगी। उसके बाद फिर ये जो हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट अलग से लिखे, ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और समाज में जो क्लास में परिवर्तन होता है, ये सब चीज़ें फिर हम यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्टिव में आगे लिखेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। 10 अंक है तो उसके लिए हम अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट पे लिख देते हैं तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये 4th क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए।
डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, तो 10 अंक है। यहाँ पे भी हमें इम्पोर्टेंट ये है कीवर्ड है उष्णकटिबंधीय देश, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, तीसरा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इन देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा पर क्या परिणाम हुआ, और यहाँ पे 14 है परिणाम। तो ये यहाँ पे हम जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के बारे में डिटेल लिखेंगे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ किसे कहते हैं, उसके बाद उस इलाके में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलते हैं और कौन कौन सी खेती होती है, ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके बाद में फिर जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें हम परिणाम लिखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी खेती करने के जो तरीका है उसमें बदलाव, बारिश की जो भी दिक्कतें आई उसके कारण फूड का जो भी एग्रीकल्चर ग्रेन्स है उनकी जो भी एवरेज प्रोडक्टिविटी उसको कम होना, इस तरह से 3-4 परिणाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर जो है यहाँ बॉडी का पार्ट कंप्लीट होगा। और आखिरी में हमें यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए हमारे क्या प्रयास चल रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको जो उसके कारण जो भी थ्रेट यहाँ पे अर्थ पे क्रिएट हुआ है उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं, मानव जाति की तरफ से, विश्व की तरफ से, वो हम लिख के इसको कंक्लूड करेंगे। यानी कि विजनरी, पॉजिटिव और सॉल्यूशन बेस हमारा कंक्लूजन रहेगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? Why is the world today confronted with a crisis of availability or of access to fresh water resources? यहाँ पे एक्स्ट्रा शब्द लगता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर की क्राइसिस क्या क्या है ये पूछा, देखो वाई। ठीक है, आज दुनिया फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए क्यों, उसकी क्राइसिस के लिए क्यों जूझ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर जैसे हमने आंसर राइटिंग स्किल में बोला था कि अगर कोई डाटा हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जल संसाधन जो है फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि 2.5% ऑफ टोटल अर्थ पे जितना वाटर है उसका 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी सिर्फ 1% वाटर जो है ह्यूमन बीइंग को एक्सेसिबल है। और इस वजह से ये 1% जो वाटर है उसको अभी धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। तो ये क्यों कम होता जा रहा है, फिर उसका बॉडी में रहेगा। ठीक है, कि निम्नलिखित कारणों की वजह से और ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस वी आर टुडे वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो उसमें जैसे ये रहेगा कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेगुलर सोर्सेज थे वो कम हो गए, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। दूसरा लिख देंगे कि मिसमैनेजमेंट, जिसके पास अवेलेबिलिटी है वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण भी फ्रेश वाटर जो है दिक्कत पैदा कर रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे 4-5 कारण जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर है बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो कंक्लूजन है यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्लूजन में कि भाई हम जो है इसको इसके अवेलेबिलिटी के लिए जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मेथड जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट सही से करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोर्ड्स कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। यहाँ पे हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। हाउ आर द फियोर्ड्स फॉर्म, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क्यू एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 10 अंक के लिए 150 शब्द में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो फियोर्ड्स कैसे बनते हैं वो हमें लिखना है, और दूसरा वे दुनिया में सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ठीक है,
तो ये एक तो ठीक है, ज्योग्राफी से आ जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हमें फ्योर्ड्स की जो आकृति है उसका बनने के लिए जो समय लग रहा है, उसके आधार पे जो भी नेचुरल ब्यूटी पिक्चर जो बन रहे हैं उस लोकेशन के फ्योर्ड्स बनने के बाद उसके बारे में हमें 2-3 चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं इसका आंसर अगर आप ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके जो बुक है उसमें पेज नंबर 68 पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो आप वहाँ से ये कंसेप्ट समझ सकते हैं। उसमें ग्लेशियर और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक, ये 2 कारणों से फ्योर्ड्स बनते हैं करके बताया है। तो यहाँ पे हम जब इंट्रोडक्शन देंगे तो जो जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स है पृथ्वी पे, अर्थ पे, उनके कारण बहुत ही अलग अलग फॉर्मेशंस जो है बनती जा रही है, उसमें से एक फ्योर्ड्स है। ठीक है, ऐसे करके हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में वो कैसे बनते हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि ग्लेशियल मूवमेंट जो होते हैं उसके कारण किस तरह से, और उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जो भी 1-2 प्लेट एक ऊपर नीचे खिसक जाते हैं उसके बाद जो भी फ्योर्ड बनते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने आपको आंसर राइटिंग स्किल के बारे में बताया था, जहाँ जरूरी है वहाँ पे आप चार्ट, मैप या फिर कोई डायग्राम ऐड करो। तो यहाँ पे हमें फ्योर्ड्स की अगर डायग्राम हम बना देते हैं, जैसे कि इस तरह से ये फ्योर्ड्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पानी है और ये दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो ये फ्योर्ड का स्ट्रक्चर है और ये पानी है। ठीक है, तो ये वहाँ पे हम जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह से हमें फिगर दिखेगी। तो ये फिगर हम अगर स्केच से ही जैसे मैंने बनाई वैसे थोड़ी सी अच्छी बना दी, उसको नाम दे दिया, तो एक यहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा और कम शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद फ्योर्ड्स बनने के बाद में एक तो ये समुद्र के किनारे का इलाका है या फिर जहाँ पे तालाब वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं और दोनों तरफ से अभी ट्रीज लगे हुए पहाड़ी में और यहाँ पे पानी है, तो एक ब्यूटी पिक्चर वहाँ पे बने हुए हैं। तो इस तरह से उसको हमें यहाँ पे सूर्यमय क्षेत्र जो है उसका निर्माण कैसे करते हैं उसको लिखना है। और ये कुछ खास जो भी जहाँ पे सी और ग्लेशियर, बड़ी बड़ी माउंटेन्स जहाँ पे है उसी इलाके में फ्योर्ड्स बनते हैं, तो उस इलाके में ये इस तरह से सूर्यमय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। आइडियल आंसर में आपको कौन कौन सा इलाका है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया यानी कि पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? Why is the southwest monsoon called पूर्वैया easterly in Bhojpur region? How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, वहाँ पे इस क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून को। ठीक है, बाकी जगह पे ये साउथ से लेकर साउथ वेस्ट से ऐसे मानसून जाता है और वहाँ से ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि भोजपुर क्षेत्र कौन सा है, वो एक सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा कि भारत का जो भी इलाका हम बताएंगे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार और गंगा का जो भी किनारा है वहाँ पे भोजपुर क्षेत्र कहलाता है। और ये वहाँ पे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसको पूर्वैया कहते हैं। तो उसको क्यों कहते हैं ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके 2 कारण हम यहाँ लिखेंगे, पहला ज्योग्राफिकल कारण और दूसरा वहाँ का जो भी लोकल वर्जन है भाषा का, उस कारण हम यहाँ पे उसको पूर्वैया कहते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद फिर यह जो सेकंड क्वेश्चन है उसका, इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? ठीक है, ये जो मौसमी पवन प्रणाली है इसने वहाँ के जो लोकल फोक म्यूजिक, डांस और सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स और वहाँ का जो रेसिडेंस का कल्चर है उसको कैसे प्रभावित किया है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी हम जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं फोक डांसेस कहाँ पे कौन कौन सी है, तो उसमें हम त्यौहार देखते हैं, तो तीज करके त्यौहार हम समझते हैं बिहार का है जो कि भोजपुर इलाके का है। और हर जगह पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जब एग्रीकल्चर का काम शुरू होता है, खेतियार लोगों से खेती करना शुरू होता है, तो वहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है बारिश आने के बाद। वैसा ही ये तो तीज त्यौहार है। उसके बाद वहाँ पे होम के स्ट्रक्चर कैसे, हम भोजपुर स्पेशल फिल्म इंडस्ट्री से भी जाना जा रहा है, भोजपुरी मूवीज बहुत आई है, भोजपुरी टीवी सीरियल्स बहुत आई है, तो उसमें भी इस पूर्वैया का जिक्र हमें देखने को मिलता है, इस संगीत का और गानों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं।
अगर आप इस बात को एग्री करते हो कि आज की तारीख में जो आधुनिक भारत में विवाह संस्कार जो है अपना मूल्य खोता जा रहा है, तो आप उसको लिखोगे यस। अगर नहीं तो उसको डिफेंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई, आज भी हमारा जो आधुनिक भारत है वो हमारा कल्चरल हेरिटेज को बनाए हुए है और आज भी हम उस विवाह संस्कार को भलीभांति से फॉलो कर रहे हैं और उसका मूल्य अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको तीसरा बैलेंस लिखना पड़ेगा आंसर, अगर बैलेंस लिखना है तो शुरू में हम बोल देंगे कि हाँ, हम सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक वो अभी भी बरकरार है, तो उसमें हम 2 पैरा में लिखेंगे। पहला तो जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ पे जो फ्रीडम की बात है वुमेन की, उसके बाद में इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, उसके बाद में डाइवोर्स की जो संख्या बढ़ गई है, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप है। इस तरह से जो अलग अलग कारण है जिसके कारण लोग बिना एक संस्कार के, विवाह संस्कार के भी एक साथ में रहते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, यानी कि डाइवोर्स भी ले लेते हैं। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ये जो 3-4 बातें होती है उसके कारण विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। लेकिन जैसे कि हमारे रूरल इंडिया है, ठीक है, और रूरल इंडिया और जो जहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिलीज रह रही है, पितृसत्तात्मक परिस्थितियाँ है, वहाँ पे मैक्सिमम जो है इस विवाह को एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य बनाए रखा है और अभी भी वहाँ पे सब चीजें फॉलो होती है। तो हमें इस तरह से इसका आंसर दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, हमें यंग वुमेन की जो सुसाइड है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे एक तो जो डाटा ऐड करना होता है, यहाँ पे अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो वो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग पिछले 1, 2, 3 साल में कितनी संख्या है, कितने परसेंटेज में वुमेन की सुसाइड हो रही है। तो इस तरह से डाटा हमें, अगर ये सुसाइडल वाला मैटर है यानी क्राइम वाला मैटर है, तो ये हम NCRB की वेबसाइट से आराम से इसको ले सकते हैं। और अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आजकल समाचार पत्रों में या फिर अलग अलग मीडिया में, न्यूज़ में हमें जो वुमेन सुसाइडल की जो न्यूज़ है ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलती है। इसके कारण हम ये मान सकते हैं कि आजकल जो नवयुवतियों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस तरह से हम उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डाटा अवेलेबल नहीं होने के बाद भी। और उसके बाद फिर उसके हमें क्यों ये चीज़ें हो रही है ये लिखना है, वाई। ठीक है, उसमें जो भी आपके कारण है, एक हमारा जो भी वुमेन्स के ऊपर एक तो डाउरी वाला इंपॉर्टेंट कारण है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला कारण है, और तीसरा कारण उसका करियर के प्रति प्रेशर उनके ऊपर रहता है, और इस तरह से बाकी कारण जो है हम उसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं। तो ये हमें ये कारण लिखने हैं। और उसके बाद नीचे लिखना है कि हमें जो है वुमेन को इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वुमेन जो एक मेल फीमेल जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको हम कम करने के लिए, जेंडर गैप हीलिंग के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, वुमेन को इक्वल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करनी पड़ेगी। और शादी के बाद भी ये जो डाउरी सिस्टम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़ेंगे। इस तरह से हमें इसका कंक्लूजन देना पड़ेगा। भाई सुसाइड इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कंक्लूजन के सजेशन की तरह हम दे सकते हैं। ठीक है, आगे वाला भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली, बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। चाइल्ड कटिंग इज नाउ being replaced by mobile phones. Discuss its impact on socialization of the children. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को समाज के साथ में किस तरह से कनेक्शन होने में दिक्कतें आ रही है ये लिखना पड़ेगा। देखो ये लाइन तो सही है कि बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है, यानी कि पहले हम इसको दो चीज़ों में लिख सकते हैं। पहला कि बच्चे को संभालने के लिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बड़ा भाई बड़ी बहन रहते थे, लेकिन आज हम बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और अपने हाथ में भी मोबाइल रख लेते हैं और दोनों अपने अपने बिजी हो जाते हैं, यानी कि बच्चे को संभालने की जरूरत नहीं और हम भी मोबाइल में बिजी। तो ये इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण फिर ये नीचे आगे का प्रभाव जो है बच्चे के समाजीकरण पर इसका प्रभाव क्या हो रहा है वो लिखना है। सोशलाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा, एक पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसको जो संस्कार देने चाहिए, जो संस्कार उसको देने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और इसी तरह हम बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैंने थ्रूली क्वेश्चन पढ़ के उनमें से कैसे कीवर्ड्स को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, और आंसर राइटिंग करते समय इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, साथ ही साथ कंक्लूजन किस तरह से देना है। एक सैंपल मैंने आपको हर एक का जो भी मेरे से बेस्ट बन सका उतना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साथ ही आप लोग
अगले सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको समझो और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस के जो सैंपल आंसर्स है मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो चलो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।